प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2085 टू ल्योर द एनिमी। झंग यी की डिटर्मिनेशन को देखकर दोनों ने एक शब्द भी सवाल नहीं किया। ये उस भरोसे का नतीजा था जो सालों से झंग यी पर बना था। डेंग शेंटोंग ने गंभीरता से हाथ बांधते हुए पूछा, हमें क्या करना होगा? मैं डेंग फैमिली के सारे रिसोर्सेज यूज करने को तैयार हूं। घर पर ही रहो और कुछ मत करो। सबसे अच्छा यही होगा कि लोग समझें कि हम डर गए हैं। झंग यी ने मेज पर उंगली से टनटनाया और हल्की सी ठंडी मुस्कान दी। चलो मूव करते हैं। मूव मतलब जगह बदलना। मेज पर बैठे सभी लोग झंग यी की तरफ देखने लगे। कुछ को समझ नहीं आया, कुछ हिचकिचा रहे थे। डेंग शेंटोंग ने कुछ पल सोचा और तुरंत बात समझ गया। हम दुश्मन को अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं और समुद्र तट से दूर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वुलुयन एम्पायर वाले सोचे कि हम डर गए हैं और लड़ने की हिम्मत नहीं है ना? झंग यी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल सही। सोचो डेंग शेंटोंग, अगर एक दिन आउटर सिटी के कुछ विद्रोही लोग कहते कि वे ब्लिजर्ड सिटी पर हमला करने जा रहे हैं और उनका लीडर सिर्फ एक डेल्टा लेवल इनह्यूमन है, तो क्या तुम डरते? डेंग शेंटोंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया। तुम्हारे पास जो ट्रम्प कार्ड्स हैं, वुलुयन एम्पायर को उनका अंदाजा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम पेपर पर स्ट्रेंथ देखकर तो पूरा हुएक्सू किंगडम भी इकट्ठा हो जाए तो भी वुलुयन एम्पायर को हरा नहीं सकता। लेकिन मिस यांग की एबिलिटीज और जो लिंग का ह्यूमन फॉर्म तुम्हारे पास है, वो उनकी कैलकुलेशन से बाहर है। झंग यी ने फिर से कटोरा उठाया और खाना शुरू किया। जो भी करना है उसके लिए पेट भरना जरूरी है और बदला लेने के लिए भी ताकत चाहिए। और यही दो चीजें वुलुयन एम्पायर के विनाश की बनेंगी। ईस्ट चाइना सी रीजन, दोगाई सिटी अब एक कीचड़ से भरे टाइडल फ्लैट में बदल चुका है। शहर के चारों ओर गंदा कीचड़ फैला है जिसे साफ करना बेहद मुश्किल है। शहर में जान बाकी नहीं रही थी। हर किसी के चेहरे पर सुस्ती थी, जैसे अब भविष्य के लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची। लेकिन एक की बर्बादी दूसरे के लिए मौका बन जाती है। ईस्ट चाइना सी रीजन में जो लोग विद्रोही थे, उनके लिए यह सुनहरा अवसर था, क्योंकि दोगाई सिटी अपने ही हाल में उलझा हुआ था। वाइल्ड वुल्फ ग्रुप एक एलियन ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 6 महीनों में उभरा है। दोगाई सिटी से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बॉक्सन नाम के शहर में समुद्र के पास एक क्लिफ पर दर्जनों लोग खड़े थे। वे सब काले लेदर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे जो ब्लैक मार्केट से खरीदे गए थे। ये यूनिफॉर्म 2 साल पहले सेना द्वारा हटाए गए डिजाइन्स थे, लेकिन आम लोगों के लिए ये किसी जादुई चीज से कम नहीं थे जो उन्हें गर्म रखते थे। काली चट्टानें समुद्र की ओर थी और लहरें बार बार टकरा रही थी, एक ठंडी आवाज के साथ। वाइल्ड वुल्फ ग्रुप के ये सदस्य उम्र में छोटे बड़े थे, कोई 40 का तो कोई केवल किशोर, लेकिन सबके चेहरे पर जिंदगी की क्रूरता में सीखी बेरमी साफ दिखती थी। इस भयानक अपकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए क्रूरता एक जरूरी गुण बन गया था। सिर्फ आधे साल में उन्होंने बॉक्सन शहर पर कब्जा कर लिया था और तट के मछुआरों को सारी मछलियां उन्हें ट्रिब्यूट के रूप में देनी पड़ती थी। लेकिन इस बार की सुनामी ने पास के सभी मछुआरों को मार डाला, जिससे उनके इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा। हालांकि ये नुकसान भी शायद एक नए अवसर का रूप ले सकता था। दोगाई सिटी की हालत बहुत खराब थी और सी ड्रैगन गार्ड्स की पकड़ भी ढीली पड़ चुकी थी। इससे वाइल्ड वुल्फ ग्रुप को आजादी मिली। वो जिस इलाके में चाहे खुद को राजा घोषित कर सकते थे। जहां तक लोगों की बात है, पॉपुलेशन का मुद्दा तो ऊपर बैठे लीडर्स को कंसर्न करता है। इनके लिए बस इतना काफी है कि बचे हुए सर्वाइवर्स को पकड़कर उनसे काम करवाया जाए। क्लिफ के किनारे एक गोरा और साफ सुथरा नौजवान खड़ा था। उसके काले लेदर यूनिफॉर्म पर जरा भी गंदगी नहीं थी, जो वाइल्ड वुल्फ ग्रुप में एक रेयरिटी थी। समंदर की ओर देखता हुआ यह वाइल्ड वुल्फ ग्रुप का लीडर पियाओ था,
जिसकी आंखों में एक खोया हुआ, सोचता हुआ भाव था। बॉस, अब बॉक्सन सिटी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। दोगाई सिटी की बंदिशें नहीं है। हम नॉर्थ ईस्ट की ओर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। एक लेदर टोपी पहनने वाला लड़का मुंह में स्टील की कील चबाते हुए बोला। पियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़का फिर भी बोलता रहा, बॉस को मनाने की कोशिश में। पियाओ ज्यादा समय से उनके साथ नहीं था, लेकिन अपनी जबरदस्त ताकत से उसने सबको जीत लिया था। उसकी लीडरशिप में वाइल्ड वुल्फ ग्रुप कई गुना बढ़ गया और अब आसपास का नामी एलियन ग्रुप बन गया था। बॉस, दोगाई सिटी के उन ब्लैक क्लोथ लोगों को छोड़कर इस इलाके में कोई हमसे कॉम्पीट भी नहीं कर सकता। आप तो ईस्ट चाइना सी रीजन के अंडरग्राउंड किंग बन सकते हैं और हो सकता है एक दिन दोगाई सिटी को भी रिप्लेस कर दें। लड़का बोलते बोलते जोश में आ गया था। उसने पियाओं की वो ताकत देखी थी जो डराने वाली थी। पहली बार जब उसने देखा तो उसका मन किया कि उसके सामने घुटने टेक दे। ईस्ट सी के सबसे खतरनाक एलियन ग्रुप गूल्स भी पियाओं के सामने 2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाए थे। पियाओ थोड़ी देर सुनता रहा, फिर अचानक बोला, मैं जा रहा हूं। पीछे की आवाजें अचानक बंद हो गई। सबके चेहरे पर हैरानी थी। बॉस, कहाँ जा रहे हो? पियाओ ने समंदर की ओर देखा। वहां? क्या? वहां तो समुद्र है। आप ठीक तो है ना, बॉस? पियाओ ने हल्के से कहा, वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग है और यहां अब कुछ भी दिलचस्प नहीं बचा। ये कहकर पीछे वालों की बात सुने बिना वो क्लिफ से कूद गया, सीधा समंदर में। आह! वाइल्ड वुल्फ ग्रुप के सदस्य चीख पड़े और दौड़कर नीचे देखने लगे, लेकिन उन्हें बस एक सफेद लहर उछलती हुई दिखी। समंदर की गहराई में उस लड़के की छवि धीरे धीरे बदल गई। अब वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की का चेहरा था। जू वायु का शरीर पानी में झूल रहा था और कुछ ही देर में वो एक डॉल्फिन में बदल गई और गहराई की ओर तैर गई। समंदर में एक विशाल और भयानक मॉन्स्टर तैर रहा था। वुलुयन एम्पायर में सिल्वर आर्मोर्ड जनरल, पावर ऑफ द 8 गॉड्स, एनिमो एक विशालकाय साया है जो डीप सी में पेट्रोल करता है। उसका काला शरीर 200 मीटर से भी लंबा था और उसका चेहरा किसी शैतान जैसा डरावना था। उसकी पीठ पर तेज स्पाइक्स थे और डोर्सल फिन किसी चाकू की तरह लग रही थी। जब से झेंग लो ने कोस्टलाइन को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, तब से वो रोज पेट्रोल करता है और हर इंसान को जो समंदर में दिखे मार डालता है। अचानक एनिमो ने कुछ तैरता हुआ महसूस किया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई, बस एक डॉल्फिन को देखा जो दूर से निकल रही थी। एनिमो ने तुरंत दिलचस्पी खो दी और उसका विशाल शरीर साउथ ईस्ट समुद्र तट पर पेट्रोल करता रहा। उसे पता भी नहीं चला कि वो डॉल्फिन जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो जगह थी स्टार आइलैंड फॉग वैली। चैप्टर 2086, द नाइट ऑफ बेनेवलेंस। डेविल्स आई सीलिंग ऑपरेशन पूरी होने के बाद झंग यी की पहले छुपाई गई कई बातें अब छुपाई नहीं जा सकती थी, जैसे कि वो चर्नोबिल इंसिडेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था और उसे एक गॉड लेवल सिविलाइजेशन का वरदान मिला था, या फिर उसने सील्ड लैंड में एक प्राचीन गॉड लेवल सिविलाइजेशन से एक एंजल के अवशेष प्राप्त किए थे। नॉर्दर्न यूरोप, होली सी और कोलंबिया सभी को अब इन बातों की जानकारी थी। दुनिया भर में एक अदृश्य उथल पुथल मची हुई थी। लोग झंग यी से सतर्क भी थे और साथ ही अंदर उससे जलते भी थे, लेकिन क्योंकि वुलुयन एम्पायर ने हुएक्सू किंगडम पर हमला कर दिया था, सभी देशों और गुटों ने फिलहाल साइडलाइंस पर रहना ही चुना। जुंझेंग चर्च की ओर जब ओलिव को यह खबर मिली, वो तुरंत पोप अलेक्जेंडर एक्स से चर्चा करने गया। योर होलिनेस, पैसिफिक स्टार आइलैंड के नीचे की अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन ने एक बार फिर हुएक्सू नेशन को परेशान करना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक मैसिव सुनामी को ट्रिगर किया है जो हुएक्सू के साउथ ईस्टर्न कोस्ट को टारगेट कर रहा है। ये एक्शन शायद केओस और उसके साथियों से बदले की कार्रवाई है। ओलिव ने अपनी आंखों से देखा था
कि किस तरह यांग जिंगसिन ने 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स को कंट्रोल कर लिया था। इसलिए वो समझ गया कि झंग यी की टीम ने वुलुयन एम्पायर की ट्रूप्स के साथ युद्ध लड़ा और जीत भी हासिल की। पोप सिंहासन पर झुका हुआ था। उसके शरीर की सूखी हड्डियों जैसे बाहें उसकी भव्य पोशाक से बाहर निकल रही थी और उसके खोपड़ी जैसे चेहरे को सहारा दे रही थी। कितना चौंकाने वाला इंसान है, कितनी गहरी प्लानिंग करता है। हुएक्सू कंट्री के लोग वाकई समझ से परे होते हैं। वैसे सुना है कि वो हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के काफी करीब है। ओलिव ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है कि कुटुन एम्पायर का एम्परर सलादीन भी शायद टोंग ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। हे, पोप ने एक डरावनी मुस्कान दी। उसके मुंह में गिनी चुनी बची दांतें दिख रही थी। फॉल का दिन पास आ रहा है और ये छुपे हुए लोग अब बाहर आने लगे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें आने दो। जब सब बाहर आ जाएंगे तो एक ही बार में सबको पकड़ लेंगे। ओलिव ने पूछा, तो क्या हमें केओस और वुलुयन एम्पायर के बीच चल रही बात में हस्तक्षेप करना चाहिए? पोप ने पलटकर सवाल किया। बिशप ओलिव, इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? ओलिव ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। मुझे लगता है कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अभी देखना और इंतजार करना ही बेहतर रणनीति है। और वैसे भी माइकल की होली रेलिक कितनी शक्तिशाली है, ये देखने का अच्छा मौका है। जूंझेंग चर्च अब मान चुकी थी कि लिंग ही आर्कएंजल माइकल है। हां, तुम्हारा विचार अच्छा है। देखते हैं ये लोग इस संकट को कैसे संभालते हैं। हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट बेस अटलांटिक ओशन के एक रहस्यमय द्वीप ऑयस्टर आइलैंड पर था। जंगलों के बीच एक पुराना यूरोपियन स्टाइल विला बना हुआ था। वहां सोफे पर टोंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मॉन्टेस्क्यू बैठे थे और उनके पास बैठे थे लेवल 32 मेंबर मिवाइडा ब्रैट। मॉन्टेस्क्यू ने हाथ उठाकर ब्रैट को कॉफी दी, फिर खुद बैठकर टांग पर टांग रख ली। क्या केओस और चर्च के बीच लड़ाई हो गई? मॉन्टेस्क्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह खबर उनके लिए निश्चित रूप से अच्छी थी। ब्रैट ने सिर हिलाया। हां, यह खबर नाइट्स ऑफ जस्टिस से आई है, इसलिए यह झूठी नहीं हो सकती। उनके बीच काफी गंभीर संघर्ष हुआ है। हम केओस को जानते हैं। वो बेहद सतर्क व्यक्ति है। अब जब उसे निशाना बनाया गया है तो वो भविष्य में चर्च के साथ एक फ्रंट पर नहीं खड़ा होगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। आज की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक होने के नाते वे झंग यी की ताकत को अच्छी तरह समझते थे। अगर वे झंग यी को अपने पक्ष में ले आए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी ताकत होगी। भले ही झंग यी टोंग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल न हो, लेकिन कम से कम होली सी में तो नहीं जाएगा। यही उनके लिए बहुत है। हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर केओस को अपनी ओर लाना होगा। मॉन्टेस्क्यू ने कॉफी की चुस्की ली। ओह, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। ये ना केवल हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेगा, बल्कि होली सी को एक बड़ा झटका भी देगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा असरदार तरीका नहीं है जिससे हम केओस को अपने साथ आने के लिए राजी कर सकें। मॉन्टेस्क्यू ने ठोड़ी को सहलाते हुए कहा, ब्रैट, तुम कोई रास्ता जरूर निकालोगे। तुमने हमेशा हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन को सलाह देकर सही राह दिखाई है, वरना हम होली सी के सामने टिक भी नहीं पाते। मॉन्टेस्क्यू की तारीफ सुनकर ब्रैट का चेहरा खिल गया। धन्यवाद प्रेसिडेंट, लेकिन जो अवसर आप ढूंढ रहे हैं शायद वो हमारे सामने ही है। उसने एक कागजात सौंपे और मॉन्टेस्क्यू ने तुरंत अपना चश्मा लगाया। उस पेपर में हुएक्सू किंगडम पर वुलुयन एम्पायर के हमले का पूरा विवरण था। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्टलाइन पूरी तरह डूब गई और सैकड़ों मीटर ऊंची सुपर सुनामी ने दर्जनों शहरों को तबाह कर दिया। हे भगवान, ये तो भयानक है। मॉन्टेस्क्यू से रहा नहीं गया। ये तो एक असली डूम्सडे से भी ज्यादा भयानक है, ब्रैट ने कहा। मॉन्टेस्क्यू पीछे झुककर सोच में डूब गया। हमें उसकी मदद करनी होगी। ये ना सिर्फ टोंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, बल्कि अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की बढ़ती हिम्मत को
समय रहते रोकने के लिए भी जरूरी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है डिजेनरेशन का दिन आने से पहले मानव दुनिया में शांति बनाए रखने की। आखिरकार हम वैटिकन के उन नीचों जैसे नहीं हैं जो किसी की मौत पर खुश होते हैं। ब्रैट ने पूछा, तो फिर आप किसे भेजने वाले हैं? ये मिशन बहुत मुश्किल और खतरनाक है, हर कोई इसे नहीं निभा सकता। मॉन्टेस्क्यू ने ठोड़ी पर हाथ रखा, बहुत देर सोचा, फिर कैंडिडेट तय कर लिया। हमारे नाइट्स ऑफ बेनेवोलेंस को भेजो। ब्रैट का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रेसिडेंट, मुझे नहीं लगता कि वो सही कैंडिडेट है। वो सब कुछ गड़बड़ कर सकता है। और आप जानते हैं न कि उसे नाइट की उपाधि कैसे मिली थी? मॉन्टेस्क्यू मुस्कराया और हाथ हिलाया। मैंने सब सोच लिया है। वही इस मिशन के लिए सबसे सही इंसान है, और अगर उसे भेजा गया तो मुझे पूरा यकीन है कि केओस मना नहीं करेगा। मॉन्टेस्क्यू की जिद देखकर ब्रैट को भी हार माननी पड़ी। ठीक है, मैं खुद वहां जाऊंगा। उम्मीद है वो केओस की मदद कर सकेगा। ब्रैट उठकर खड़ा हुआ, झुककर प्रणाम किया और मॉन्टेस्क्यू के टी रूम से बाहर चला गया। मॉन्टेस्क्यू ने अपना चेहरा एक हाथ से ढक लिया और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी आ गई। काश वो दिन थोड़ी देर से आता, लेकिन उसने धीरे से सांस छोड़ी और हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट को कॉफी टेबल पर फेंक दिया। नीचे रखे एक डॉक्यूमेंट का पैटर्न दिखने लगा, एक गोल आकाशीय पिंड जिसकी रंगत काली और धूसर थी। वो स्पेस में एक फीकी रोशनी बिखेर रहा था। उसकी सतह पर मिसाइलों जैसे हमलों से बने असंख्य गड्ढे थे, और उसकी निचली बाईं तरफ एक विशाल काली दरार दिखाई दे रही थी।